नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीजी मित्रा इंडिया। दोस्तों, जब नए भारत की बात हम करते हैं तो भारत में उभरती हुई नई व्यवस्थाओं की भी बात करना लाजमी हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं नई स्वास्थ्य प्रणाली की। आज की तारीख में या आने वाले समय में जो नई स्वास्थ्य प्रणाली इंट्रोड्यूस होगी या होने जा रही है वो है टेलीमेडिसिन। जी हाँ, टेलीमेडिसिन एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली है जिसके माध्यम से अब जितने भी दूर दराज के क्षेत्र होंगे या जो भी लोग घर बैठकर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाना चाहेंगे उनको टेलीमेडिसिन ही टेली क्लिनिक के जरिए जो है सुविधाएं प्रदान करेंगी। इसी विषय पर जो है एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में भी आयोजित किया गया है और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, यानी टांडा मेडिकल कॉलेज का जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है उनके एचओडी और इसके अलावा जो नर्सिंग स्कूल ऑफ टांडा मेडिकल कॉलेज है उनकी फैकल्टी को। तो इनकी ओर से ये एक बड़ा इनिशिएट किया गया है और इस इनिशिएट की मार्फत ये लोग क्या कहना चाहते हैं, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर उमा शंकर, वो क्या कहना चाहते हैं बताते हैं हम आपको इस रिपोर्ट में। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया इनिशिएट जो है वो लिया गया है। आज हम लोग आज बात कर रहे हैं डिजिटल हेल्थ पे और टेली मेडिसिन पे। ये क्या है और इसका फ़ायदा हमें भविष्य में किस तरह से मिल सकता है? जैसे आपने बताया कि ये जो इनिशिएटिव है इसके लिए मैं सारा जो श्रेय है वो डॉक्टर श्याम भंडारी, हमारे जो एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया में, हमारी प्रिंसिपल मैडम है जो नर्सिंग स्कूल के अब उसको कॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके प्रिंसिपल है डॉक्टर नंदीश है, और जो एचओडी एनेस्थीसिया उनको जाता है। पिछले साल भी इन्होंने इस पे डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन पे कॉन्फ्रेंस किया था यहाँ, तो उस टाइम हमें पता चला कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। अभी जब जो कुछ मेरे दोस्त हैं अमेरिका में है, कनाडा में है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है और इसका फ़ायदा ये है कि जो भी डॉक्टर है जिसको उस फील्ड का उसको एक्सपीरियंस है, उसने ज़्यादा काम किया है, उसको भी आप टेलीमेडिसिन या डिजिटल जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है इसके माध्यम से उसको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। दूसरा, हमारे प्रदेश के लिए तो उसका और ज़्यादा महत्व इसलिए है कि हमारा प्रदेश में दूर दराज के इलाके हैं, टफ टेरेन है। अब आप देखें पांगी देखें, लाहौल स्पीति देखें, काफ़ी टाइम के लिए ये एरिया जो है वो बर्फ से ढके जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, जैसे अभी 2 साल पहले बादल फटने से सारे रास्ते बंद हो गए, जो लोग उस टाइम वहाँ पे बीमार हैं तो उनको वहाँ से लाना मुश्किल होता है। और अगर छोटी मोटी ऐसी बीमारी है जिसको वहाँ पे जो भी कोई नर्सिंग अटेंडेंट है या कोई डॉक्टर है, ही इज़ नॉट दैट मच क्वालिफाइड, तो वो ओपिनियन ले सकता है दूसरे डॉक्टर की वहाँ बैठे। तो इससे एक तो समय की बचत होगी, एक जो पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट करना है उस पर जो खर्च आएगा उसकी बचत होगी। तीसरा ये है कि आप कभी भी एक टाइम फिक्स कर लें। आप मान लो किसी ने डॉक्टर भंडारी को ही कंसल्ट करना है तो डॉक्टर भंडारी एक टाइम दे देंगे कि मैं इतने बजे तक अवेलेबल है और पेशेंट को अच्छे से अच्छे डॉक्टर का जो ओपिनियन है, कंसल्टेशन है, वो मिल सकता है। तो आने वाले टाइम में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अभी डॉक्टर भंडारी से बातचीत हो रही है तो उन्होंने बोला कि काफ़ी जो स्टार्टअप है इस पर शुरू है। अभी मेरे दोस्त मिले अमेरिका के, तो उन्होंने भी बताया कि ही हैड इन्वेस्टेड वेरी स्मॉल अमाउंट इन स्टार्टअप, जिसमें वो जो अच्छे एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी फील्ड के उन सबको उसने सम्मिलित किया था। तो अभी उसने उस स्टार्टअप को किसी को बेच दिया और बोलते कि उसमें बहुत अच्छा उन्होंने मतलब इसका इनकम का भी सोर्स हो। तीसरा ने बोला कि उसके बाद उन्होंने एक और स्टार्टअप किया कि जो भी डॉक्टर है जैसे इंडियन है यहाँ से अमेरिका में जो है बहुत अच्छा वहाँ पे एक अपना नाम कमाया है, तो वो क्या करना चाहते हैं कि वो यहाँ के लोगों के लिए अपना जहाँ से पढ़ के गए हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अब उन्होंने एक और नया स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें फ्री देते हैं। तो ऐसा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी शुरू की जा सकती है। कुछ प्राइवेट के अच्छे डॉक्टर वो भी इस पर हेल्प करना चाहेंगे कल तो यहाँ के जो हमारे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हैं वो भी इसमें काफ़ी योगदान दे सकते हैं।
तो साहब देखा जाए तो नहीं लगता कि इसमें और ज़्यादा जैसे ब्लेजर्स एरिया की बात करें तो वहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, या फिर खुद से वहाँ पर कुछ वॉलंटियर तैयार करने की ज़रूरत है कि भैया आप भी इस दिशा में आगे बढ़ें, ताकि हम लोग जो है इस चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जो आपका सजेशन है बहुत ही अच्छा है। और जो आज का जो इनिशिएटिव है ये नर्सिंग स्टूडेंट से शुरू किया गया है। ठीक है। जिस एरिया में जिस भवन में हम बैठे हैं ये नर्सिंग कॉलेज का भवन है और इसमें एक सिमुलेशन लैब बनाई गई है। और सिमुलेशन लैब का मतलब ये है कि जब भी कोई पेशेंट को, मान लो मैं एक ट्रेनिंग वाला डॉक्टर हूँ या ट्रेनिंग की कोई नर्सिंग स्टाफ है, तो आपने उसको आईवी ड्रिप लगाना है, कोई प्रोसीजर करना है, आपने उसका CPR करना है, जैसे किसी को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। तो आप एक पेशेंट पे पहली बार किसी को भेजें तो डरता है। अभी मेरी कुछ दिन पहले किसी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। ही इज़ रिटायर्ड सर्जन और बहुत मशहूर सर्जन है। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार गया ना और मैंने किसी एक पेशेंट को चीरा लगाया, जब खून निकला तो मैं बेहोश हो गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पेशेंट के पास होगी डॉक्टर की तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो सिमुलेशन लैब का ये जो डिजिटल हम सारा काम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि आप पहले बच्चों को एक्सपोज करें कि ऐसी सिचुएशन आप पेशेंट पे देखें। कितने ही मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि जब मैं नया डॉक्टर बना तो जब आप रेजिडेंसी करते हैं तो आप सीखते हैं कि एक बच्चा है, मान लो उसका सांस रुक गया, आपने उसको इंटूबेट करना है। इंटूबेट का मतलब होता है कि उसको ट्रैकिया में एक ट्यूब डालनी है, उसको सांस शुरू करना है। तो आप एक जीवित आदमी जिसकी जान जा रही है उसको सीख नहीं सकते। आप सीखने की चीज़ थोड़े हैं। तो सीखने के लिए आपके पास जो ये सारे मेजर्स हैं, सारे तरीके हैं, जो सिमुलेशन लैब है वो बहुत अच्छे तरीका है। और एक बार जब मैं 2nd-3rd ईयर में हो गया तो मैं जूनियर को सिखाने को उस पर क्या करते थे कि मान लो किसी पेशेंट की डेथ हो गई तो हम परमिशन लेते हैं कि यार हमने भी इसको डेथ हो गई है तो इस पर जो हमारे जूनियर लोग हैं इस पर हमने इसको ये करना है, इसको सिखाना है। तो काफ़ी लोग जो है बेचारे वो जिनको आपने अच्छे से ट्रीट किया तो परमिशन दे देते हैं। लेकिन एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि उसका जो पापा था उसकी हमने परमिशन ले ली, मैं किसी को सिखाने लगा कि उसको इंटूबेट ऐसे करते हैं। खिड़की का थोड़ा दरवाजा खुला था तो उसका कोई और अटेंडेंट आया और फिर काफ़ी सारा मतलब वो गुस्से में आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम अगर हमारे पास सिमुलेशन लैब है तो हम इस सब का ध्यान कर सकते हैं। और सर चुनौतियाँ क्या लगता है क्या होते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज है ये, तो किस तरह की चुनौतियाँ हमें आ सकती हैं? क्योंकि चुनौतियाँ सबसे पहले तो ये है कि एक तो ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको सबको ये पता होना चाहिए कि ये डिजिटल हेल्थ, ये जो आपका टेलीमेडिसिन है, ये क्या चीज़ है, इसमें हम कौन कौन सी बीमारियाँ, देखो सारी बीमारियाँ तो नहीं हो सकती इसमें। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि मान लो मेरे को बुखार हो गया, किसी भी आदमी को बीमार हो गया, बुखार हो गया या सांस की तकलीफ हो गई उसको, तो अगर आपके पास उसका एक फोटोग्राफिक एविडेंस या आपके पास कोई वीडियो है, क्योंकि आजकल बड़ा मुश्किल बात नहीं है, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं और आपके पास और कई तरीके हैं, तो आप उसकी जो जनरल कंडीशन है उसका वहाँ से देख के पता लगा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा जो ट्रेंड है, यंग लोग हैं, उससे आप 4 क्वेश्चन पूछ लो कि इसका ये स्टेटस बताओ, आप ये स्टेटस बताओ, ठीक है, इसको कोई जैसे आप देखो कोई डेंजर साइन तो नहीं है। जैसे अगर बच्चों की बात करूँ तो हमें पूछते हैं कि आप 4 चीज़ें पूछो बच्चों से, ठीक है, कि इसको ये तकलीफ तो नहीं है। आप मान लो जिसको कोई डेंजर साइन है तो उसको तो हॉस्पिटल में लाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर अस्पताल में नहीं भी आ सकता है तो जो उसको अटेंड कर रहा है उसको एक सजेशन दिया जा सकता है कि आप इसको इस तरीके से मैनेज करिए। अगर ये पेशेंट कुछ खा पी नहीं रहा है, मान लो शॉक में है, उसको पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। तो अगर उनके पास ये सारा इक्विपमेंट या उसको ड्रिप लगाने का कोई साधन है तो वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। और आप मॉनिटरिंग यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं कि अब क्या स्टेटस है इसका। अब तो ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं कि आप मॉनिटर लगा दो लाहौल स्पीति में और यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है कि इनिशिएटिव डॉक्टर साहब लास्ट वाले मेरा
डिजिटल हेल्थ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें और ज़्यादा अवेयर होने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जो हमें नहीं बताएं उसमें कई डॉक्टर बने हुए हैं, तो ऑथेंटिकेशन उसमें कैसे थोड़ा क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उसमें क्या? हाँ, अब इसमें यह है कि जब भी आप किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं तो जो कंसल्टेशन उसको पता होना चाहिए किससे कंसल्टेशन ऑथेंटिक सोर्स कौन है? जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा है कि हर कोई आदमी डॉक्टर बन जाएगा, जैसे पहले भी आज़ादी भी क्वैकरी भी होती है। आपके पास कई उदाहरण होंगे कि कई लोग क्लेम करते हैं कि मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपके जैसे जो ऐप बने हैं, आपके पास अलग अलग तरीके हैं, तो जो एक सेटिस्फैक्ट्री या जो एक आप बोल सकते हैं सरकार ने जिसको परमिशन दे रखी है उसी से सलाह है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह है। अदरवाइज तो उसका फिर नुकसान ही होगा अगर आप इस ऐसे आदमी से सलाह लेंगे जिसमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। यानी कि एक ऑथेंटिक सोर्स होने का बहुत जरूरी है, बिल्कुल। प्रमाणिक से। ठीक है, थैंक यू सर। साथ ही साथ स्कूल ऑफ नर्सिंग टाटा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सुमन बोध क्या कहती हैं इस विषय को लेकर, वो भी हम आपको सुनाते हैं। जी, आज डिजिटल हेल्थ पे बात हुई है, टेलीमेडिसिन की बात हम कर रहे हैं, ये क्या है और जो स्टाफ नर्सेज होती हैं उनका क्या रोल इसमें रहता है? सर, स्टाफ नर्सेज वैसे बैकबोन होती है हॉस्पिटल में, तो टेलीमेडिसिन में भी बैकबोन का ही रोल कर रही है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा सुदृढ़ जो बोलते हैं रोल स्टाफ नर्सेज का है, क्योंकि पेशेंट के बिल्कुल करीब स्टाफ नर्सेज होते हैं जो असेस करती है पेशेंट को। और टेलीमेडिसिन में ये है कि दूर दराज एरिया के लिए, स्पेशली रिमोट एरियाज़ के लिए ये काम कर रही है, तो वो पेशेंट को एकदम असेस करेगी, सभी चीज़ें देखेंगी, पेशेंट का बीपी मॉनिटरिंग, टेम्परेचर और जो भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो डॉक्टर से कनेक्ट करके उसी चीज़ को अच्छे से बताएगी, तभी डॉक्टर डायग्नोसिस बनाते हैं और उसमें ट्रीटमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये टेलीमेडिसिन और ये डिजिटल हेल्थ है क्या और इसकी ज़रूरत हमें क्यों लग रही है आज के लिए? टेलीमेडिसिन स्पेशली दूर दराज एरिया के लिए और इकोनॉमिकली भी ये बहुत और अप्रोचेबल है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें टाइम सेविंग है, और ये दूर दराज एरिया के लोग जो भी दूर रहते हैं उनसे एकदम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। किसी भी एरिया में पहुंचना है जहाँ पे 2 दिन लगने वाले हैं, जैसे मैं लाहौल स्पीति की बात कर रही हूँ, मैं खुद लाहौल स्पीति से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही रिमोट एरिया है, तो मुझे पता है वहाँ पे टेलीमेडिसिन किस ढंग से काम कर रही थी। तो पेशेंट जो है एकदम नहीं पहुँच पाता था, डॉक्टर बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या टेली जो भी टूल्स हैं उसमें पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं, और इनिशियल स्टेज पे और एकदम इमीडिएटली पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। वो लोग कैसे अप्रोच करें जो दूर दराज के क्षेत्रों में आप जैसे कह रही हैं कि वहाँ रहते हैं, यहाँ खुद हॉस्पिटल में पहुँचते हैं लोग, डॉक्टर तब नहीं मिलते, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि वो लोग जो हैं वो और डॉक्टर लोग जो हैं वो इस टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो एक दूसरे से जो है अपना रास्ता कायम कर पाएंगे, कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली गवर्नमेंट को ऐसा सेटअप बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल और बहुत सारी भी ऐसी कंपनीज हैं जो जुड़े हैं इसी से। तो मेरा ये कहना है, गवर्नमेंट से यही मेरी अपील है इस मंच के ज़रिए कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करें, ताकि इकोनॉमिकली भी ये अप्रोचेबल हो लोगों के लिए और टाइम सेविंग भी हो। और जैसे कि आपने पूछा है कि कैसे अप्रोच करें, तो वहाँ पे अगर फैसिलिटी होगी, सेटअप होगा, हर पंचायत में टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल हेल्थ का सेटअप होगा, तभी लोग अप्रोच कर पाएंगे और पेशेंट को देख पाएंगे और पेशेंट उसका एडवांटेज ले पाएंगे। सर, तो ये पर्टिकुलर किसी जगह, यानी आपने ही सरकारी हॉस्पिटल या प्राइमरी हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पर होना चाहिए सेटअप, या कहीं भी किसी भी पंचायत में हो सकता है ये, जहाँ पे लोगों को अप्रोचेबल हो, जहाँ पे लोग एसेसिबल हो, लोगों को लगे कि हाँ हम यहाँ जा सकते हैं, इजीली अपनी बात रख सकते हैं, तो वहाँ पे स्पेशली नर्सिंग स्टाफ का होना ज़रूरी है, जो और लैब टेक्नीशियन का भी बहुत मेजर रोल है, फार्मासिस्ट का भी। तो ये एक टीम वर्क का काम है, डॉक्टर्स का तो है ही है, तो डॉक्टर एकदम वहाँ पे कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। तो जैसे मैं देखती हूँ दूर दराज एरियाज़ में स्पेशल डॉक्टर्स नहीं होते, तो स्पेशल डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं टेलीमेडिसिन के जरिए। नहीं, आपका ये कहना है कि जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं हमारी, चाहे वो सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, उनको प्राइमरी स्तर पर इनिशिएट लेने की ज़रूरत है, यानी गाँव में? जी सर, जैसे कि अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ है जिनेवा में, तो वहाँ के जो हैं सर, जो डायरेक्टर सर हैं टेड्रोस सर, तो उन्होंने इसी चीज़ को एम्फोसिस किया है कि डिजिटल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, और प्राइमरी केयर और प्रिवेंटिव केयर पे उन्होंने फोकस किया, स्पेशली फर्स्ट डे ही। तो हमारी भी जैसे जो भी अप्रोचेस हैं, तो इस चीज़ को लेके हम सभी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों। अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है सर इसमें, और लोग अवेयर हों और जुड़ें और एक टीम वर्क की तरह इनिशिएटिव लें।
इसी कड़ी में टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर डॉक्टर गुलाब शर्मा क्या कहते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, देखिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत बढ़िया शानदार कदम है ये टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ का, लेकिन कहीं ना कहीं हम बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आ जाती है, बात अवेयरनेस की आ जाती है। तो क्या अपने पास ऐसा कोई मॉडल है जिनका सक्सेस रेट हम बता पाएँ कि जब ये काम शुरू हुआ था तो तब ये था और आज की डेट में यहाँ ये काम बहुत बढ़िया स्तर पे हो रहा है? अच्छा, देखिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। जब टेलीफोन शुरू हुआ या फिर कंप्यूटर शुरू हुआ तो पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा था और सबके पास नहीं था, टेलीफोन भी सबके पास नहीं था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बड़ा हुआ, बहुत इनोवेशंस आए, तो अभी पूरा कंप्यूटर अपने हाथ में आ गया है, तो अपने वॉच में भी पूरा कंप्यूटर आ गया है। वैसे भी टेलीमेडिसिन वैसे ही है। इंडिया में 25 साल पहले आया था, 2000 में, दिस इज़ द 25th ईयर। 2000 में शुरू किया था, इसरो ने शुरू किया था जब अपोलो हॉस्पिटल और एक रूरल हॉस्पिटल को कनेक्ट किया था। एंड आज जो देखें तो इतना सिंपल हो गया है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में हम लोग हॉस्पिटल को लेके घूमते हैं। तो दैट इज़ द टेक्नोलॉजी। अभी इतना सिंपल हो गया है। अवेयरनेस अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोविड के बाद सब लोगों को मालूम हो गया कि टेलीमेडिसिन कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी जिनको मालूम नहीं था उनको भी मालूम है, अच्छा हम वीडियो कॉल के थ्रू डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर से कनेक्शन ले सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। अभी जो फीजिबिलिटी है वो है कि वो भी इम्प्रूव हो रहा है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, मतलब टेक्नोलॉजी था लेकिन नेटवर्क नहीं था। अभी भी नेटवर्क बहुत जगह पे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इतना जगह नेटवर्किंग डाल दिया है कि हर जगह इंटरनेट कनेक्शन है। तो अभी आराम से इवन रूरल एरियाज़ में इंटरनेट है, तो अभी उनको भी कनेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप बात करेंगे तो कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले था, अभी क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया है कि मोबाइल फ़ोन में ही सब कुछ आ गया, अपने सॉफ्टवेयर उसमें। अभी आप जैसे कि ऐप्स आ गए हैं, टेली मेडिसिन के ऐप्स हैं, आप घर बैठे ही अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इतना सिंपल हो गया है। पहले ईसीजी के लिए क्या था, हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, पूरा वायर्स लगाएंगे। अभी ईसीजी क्या है कि एक स्मार्ट कार्ड, अपना एटीएम कार्ड जैसा आ गया है, वैसे ईसीजी वैसा हो गया टेक्नोलॉजी। तो उसी कार्ड के थ्रू हम पूरा ट्रांसमिशन करते हैं, पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाता है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि हमारा एक टेलीमेडिसिन सेंटर में एक फार्मर आया था, उसको गैस्ट्राइटिस था। वो ऐसे ही आता रहा था, उनको पता नहीं था क्या है, वो अंदर घुस गया, कोई क्लिनिक है करके। तो बोला मेरे को जलन हो रही है, गैस्ट्राइटिस है। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, क्या हुआ। डॉक्टर था ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स अभी। ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ईसीजी कराइए। ईसीजी कराया उसी टाइम पे, उसी विलेज में। तो उसका था अक्यूट एमआई। ये डॉक्टर, पेशेंट वाज लकी कि उसको उसी टाइम पे डॉक्टर ने चेक किया और रेफर कर दिया, नहीं तो उसको हार्ट अटैक उधर ही होता। उसको पता नहीं था कि हमने प्रिवेंट कर दिया उस हार्ट अटैक को। विद इन हाफ एन आवर उसको हॉस्पिटल भेज दिया, नॉट हाफ एन आवर, उसको नियर बाई हॉस्पिटल भेज दिया और उसका ट्रीटमेंट दिया एंड ही वाज बेटर। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ टेलीमेडिसिन। नाउ गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रहे हैं कि रिमोट एरिया में सबके पास डॉक्टर, अभी देखा जाए 80% ऑफ द स्पेशलिस्ट जो है अर्बन एरिया में है एंड 70% to 80% ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया में है। तो ये डिवाइड कैसे, गैप को कैसे रोक सकते हैं, टेलीमेडिसिन ही एक सोल्यूशन है जो कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इससे क्या होता है कि टेलीमेडिसिन क्या होता है कि अभी पेशेंट क्या होता है, समझो कि ये टांडा हॉस्पिटल है, जो हमें कोई कॉमन कोल्ड फीवर अगर पेशेंट यहाँ पे आके आ गया तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बस कॉमन कोल्ड और सब देखते रहे, उनका टाइम है स्पेशलिस्ट जो हायर डिग्रीज, सेकेंडरी और टर्शरी केयर करना। तो जो टेलीमेडिसिन में है, ये कॉमन कोल्ड वाले सब टेलीमेडिसिन में कर लेंगे तो उनको इधर नहीं आना पड़ेगा। तो जो लोड इधर है, लोड कम हो जाएगा इस डॉक्टर को, तो ये डॉक्टर क्वालिटी टाइम दे सकता है। ठीक है, और उनको भी देख सकता है क्योंकि वो इधर जब इसको क्वालिटी टाइम मिलता है, उसको वो वाले पेशेंट को ऑनलाइन में देख के ट्रीटमेंट दे सकता है। तो ओनली थिंग इज द एंटायर हॉस्पिटल इज गोइंग देयर टू द पेशेंट। डॉक्टर तो वही है, लेकिन उसको जो टाइम जो है उसका एफिशिएंटली मैनेज हो सकता है। और जब टेली नर्सिंग आ जाता है तो नर्स केयर जो होते हैं, नर्स पूरा और जूनियर डॉक्टर पूरा डिटेल्स ले लेंगे और ये डॉक्टर को बस कंसल्टेशन या फिर ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो पूरा टाइम बच जाता है। पूरा हिस्ट्री ये डॉक्टर नहीं लेगा ना, तो उसमें बहुत टाइम बचता है। तो टेलीमेडिसिन बहुत
is and boon for the patients. लेकिन डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा इन सब चीज़ों अभी लगेगा, अभी शुरुआत है। 25 साल हो गए हैं, अभी हम लोग इतना हो गया। अभी आने वाले समय तो पूरा डिजिटल हो गया। अभी इंडिया में भी डिजिटल हेल्थ बोल रहे हैं, तो सबको हो जाएगा। अभी जैसे हमारे सबके हाथ में भी मोबाइल फोन है, इंडिया हैज गॉट मैक्सिमम मोबाइल फोन। अभी सबके हाथ में मोबाइल फोन है, तो हॉस्पिटल और डॉक्टर भी उनके हाथ में होगा, वैसे हो जाएगा अभी फ्यू सिचुएशन। लेकिन डॉक्टर साहब एक गांव में बैठा हुआ पेशेंट जो है उसको कैसे समझ पाएगा कि उसका डॉक्टर कौन है, उससे मैं टेलीमेडिसिन के जरिए ही बात करूं? हाँ, वो है अभी टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस एक आया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस रिलीज किया कोविड के बाद। तो उसमें बताया कि जब हम टेली कंसल्टेशन शुरू करते हैं, उसमें है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। जैसे हम किसी से मिलते हैं कि हम बोलते हैं मेरा नाम ये है, तो उसमें भी पेशेंट से हम नाम पूछेंगे, उनका एज पूछेंगे, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन पूछेंगे। वैसे ही डॉक्टर भी अपना नाम, उनका आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा, दोनों को आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, जान पहचान हो जाएगा, उसके बाद ही टेली कंसल्टेशन शुरू होगा। ये प्रोसेस में है, मतलब ये गाइडलाइंस में है। तो जब उनको पता चलेगा कि मैं ये डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, उनको मालूम है कि मैं इस डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, ये इसका स्पेशलिस्ट है, तो वो बता सकते हो, तो उनको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पेशेंट को भी अवेयर होने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को लेकर। हाँ, अभी अवेयरनेस चाहिए। तो जैसे कि आप कर रहे हैं ना, ये जैसे जब ये जाएगा मीडिया में, लोगों को पता चलेगा कि टेलीमेडिसिन है, ऐसे कर रहे हैं, तो उनको भी हाँ, अच्छा मेरे पास भी फ़ोन है, मैं भी डॉक्टर से मिल सकता हूँ, उनको भी अवेयरनेस हो जाएगा। अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट भी कर रहा है, प्राइवेट वाले भी करने चाहिए। अगर हम सब लोग एक साथ मिलके करेंगे, अवेयरनेस हो जाएगा। अभी देखिए, मैं फिर से कोविड के बारे में किसी को पता नहीं था, अभी कोविड के बारे में सबको मालूम है, क्योंकि कितने सारे मैसेजेस गए हैं ना, वैसे ही हो जाएगा, अवेयरनेस भी हो जाएगा। थैंक यू। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह से टेलीमेडिसिन जो है वो आने वाले समय में हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है, और हमें इसके लिए जो है जागरूक होने की सख्त जरूरत है। अब आप घर बैठकर ही अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं। आप एक तो जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी सलाह के जरिए जो है अपनी छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज घर बैठकर करवा सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी आर्थिक और अपना समय भी बचा सकते हैं। शुक्रिया।